सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक नई कहानी जिसमें हम न्यू लिबरलिज्म के बारे में पढ़ेंगे। न्यू लिबरलिज्म के स्पेशली थिंकर्स के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो आइडियोलॉजी है न्यू लिबरलिज्म क्या होता है ये मैं आपको ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा चुकी हूँ, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। जो FA हाइक है, तो हाइक का मैंने क्या बनाया था, जैसे हम हाइट पे जाते हैं, ठीक है, हाइट पे जा रहे हैं हम, ठीक है, और तो ये हाइट जो वर्ड है वो किससे राइम कर रहा है, ये हमारे FA हाइक से राइम कर रहा है, राइट। तो और ये पहाड़ है, यहाँ से हम एक रोड के थ्रू होते हुए हम कहाँ जा रहे हैं, हाइट पे जा रहे हैं। हाइट मतलब हम एक हिल पे जा रहे हैं, हाइट पे जा रहे हैं। देन जब हम यहाँ पे हिल पे पहुँचे तो हमें वहाँ पे हमको फ्राइड मोमोज़ मिले। वैसे तो हिल पे या माउंटेन्स पे हम जाते हैं तो मैगी मिलती है, इसका कोई वैसे लॉजिक है नहीं, बट हाँ स्टिल हमें कहानी याद करनी है तो मैगी की जगह मैं यहाँ पे मोमोज़ ले आई। अब यहाँ पे ये क्या है, ये फ्राइड मोमोज़ है। क्या है ये? फ्राइड मोमोज़। अब इससे क्या लेना देना, तो ये इसका लेना देना है मिल्टन फ्राइडमैन से। मिल्टन फ्राइडमैन जो हमारे सेकेंड थिंकर है जो आज हम पढ़ेंगे वो, ठीक है। मिल्टन फ्राइडमैन मैंने क्यों लिया, क्योंकि ये फ्राइड आ रहा है इसके नाम में। तो हम हाइट पे गए, वहाँ पे जाके हमने फ्राइड मोमोज़ खाए, और जब हमने फ्राइड मोमोज़ खाए तो हम क्या हो गए, बीमार पड़ गए। बीमार मतलब यानी कि सिक हो गए, ठीक है। और जब हम बीमार हो जाते हैं तो हमको कोल्ड हो जाता है, फीवर आ जाता है, राइट। तो कोल्ड आ जाता है मतलब क्या हो गया इसका, कि वैसे कोल्ड होता है तो हमारी नोज़ी आने लग जाती है ना, वैसा। तो इससे हमारा क्या हो गया, नॉजिक। एक सेकेंड, तो ये हमारा तीसरा थिंकर हो गया हमारा नॉजिक। तो ये कहानी हो गई कि हम हाइट पे गए एक रोड के होते थ्रू। अभी ये रोड क्यों बनाया इसका भी मैं बताऊंगी। तो हम हाइट पे गए, वहाँ पे हमने फ्राइड मोमोज़ खाए, एंड देन क्योंकि हमने जब ये मोमोज़ खाए तो हम बीमार हो गए, ठीक है। बीमार हो गए यानी कि नॉजिक। जिक से हम या तो सिक याद कर सकते हो, क्या बीमार हो गया, तो नोजी से भी आप याद कर सकते हो। कोई सेंस है इस बात की? तो अब आज स्टार्ट करते हैं FA हाइक की स्टोरी से। सबसे पहले तो अब मैंने आपको ये पिक्चर दिखाई कि ये रोड के होते हुए थ्रू जा रहा है, ठीक है। तो मैंने आपको ये रोड क्यों दिखाया कि हम रोड से होते हुए हिल पे जा रहे हैं, क्यों, क्योंकि इसकी जो बुक है रोड टू सर्फडम। सर्फडम यहाँ पे वो बात करते हैं पीजेंट्स की, ठीक है। जैसे फ्यूडल क्लास होती है ना, जब फ्यूडल होते हैं और सर्फ्स होते हैं, तो बोलता है ये जो उसकी बुक थी रोड टू सर्फडम कि हम जो है पीजेंट्स जो हैं वो धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, स्लेव्स बनते जा रहे हैं। उनका रास्ता स्लेवरी की ओर जा रहा है पीजेंट्स का, ठीक है। तो रोड टू सर्फडम उन्होंने बुक लिखी थी। अब हमें हमेशा याद रहेगी कि ये बुक इसकी है, क्योंकि ये हाइक है एंड हम ये रोड से होते हुए हाइक पे जा रहे हैं, हाइट पे जा रहे हैं। देन बात करते हैं इनकी 3 फ्रीडम की। अब वो बोलता है कि अब मेरे को तो माउंट एवरेस्ट चढ़ना है, तो मेरे पास फ्रीडम होनी चाहिए। माउंट एवरेस्ट से आपको ये याद रहेगा ना कि हाइट पे जा रहे हैं, ये माउंट एवरेस्ट है मान लो, तो बोलता है मेरे पास तो फ्रीडम होनी चाहिए, मेरे को तो जाना है, ठीक है, और मुझे कोई नहीं रोक सकता। तो इसलिए वो इस चीज़ के लिए बोलते हैं कि उनको 3 तरीके की फ्रीडम चाहिए। कौन कौन सी फ्रीडम चाहिए भाई उनको हाइट पे जाने के लिए? तो पहली फ्रीडम वो बोलते हैं पॉलिटिकल फ्रीडम, कि कोई गवर्नमेंट मुझे ना रोके कि मेरे को जाना है ऊपर, ठीक है। तो पॉलिटिकल फ्रीडम का आपको मतलब पता है क्या होता है, कि जब हम गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो FA हाइक बोलते हैं पॉलिटिकल फ्रीडम मतलब जब पार्टिसिपेशन ऑफ अ इंडिविजुअल इन द गवर्नमेंट, ठीक है। कोई गवर्नमेंट की डिसीजन मेकिंग में, जैसे हमारा वोटिंग राइट्स हो गया, ठीक है, उनके कोई डिसीजन में पार्टिसिपेट करना, गवर्नमेंट मेकिंग में पार्टिसिपेट करना, वो उनके लिए क्या थी, पॉलिटिकल फ्रीडम थी। दूसरा वो फ्रीडम की बात करते हैं इनर फ्रीडम की। इनर फ्रीडम का मतलब यहाँ पे क्या है कि जो हमारी विल होती है, विल मतलब पता है ना, इच्छा, हम अपनी इच्छा को किस हद तक पूरा कर सकते हैं, एक्शंस में ला सकते हैं। मतलब जैसे मेरी कोई इच्छा है, मेरी कोई विल है, उसको मेरे को पूरा करना है, उसको मुझे एक्शंस में लेकर आना है अपने, तो वो मेरी क्या है, इनर फ्रीडम, कि मेरे पास कितना लेवल ऑफ फ्रीडम है, कितना एक्सटेंट है कि मैं उस फ्रीडम को कंप्लीट कर सकूं। तो वो बोलते हैं कि मेरे को इनर फ्रीडम भी चाहिए। इनर फ्रीडम यानी कि मेरी विल है कि मैं हाइट पे जाना चाहता हूँ, मैं माउंट एवरेस्ट पे जाना चाहता हूँ, तो ये मेरी क्या है, इनर फ्रीडम है। तीसरी फ्रीडम जो वो बात करते हैं वो है फ्रीडम एज पावर। तो फ्रीडम एज पावर में वो क्या बोलते हैं, जस्ट अ सेकेंड। तो फ्रीडम एज पावर में वो बोलते हैं कि मेरे पास किस हद तक चॉइस ऑफ ऑल्टरनेटिव्स है। तो यहाँ पे वो बात करते हैं चॉइस ऑफ ऑल्टरनेटिव्स की, कि कोई उतना ही ज़्यादा, मतलब कैसे आप पता लगाओ कि ये बंदा कम पावरफुल है, ये बंदा ज़्यादा पावरफुल है, इसके पास फ्रीडम एज पावर ज़्यादा है, इसके पास कम है। कि जितनी ज़्यादा, जिस बंदे के पास जितनी ज़्यादा चॉइसेस होंगी, जितने ज़्यादा ऑल्टरनेटिव्स होंगे, जैसे उसके पास ये ऑप्शन अवेलेबल है, ये ऑप्शन अवेलेबल है, 3-4 ऑप्शन अवेलेबल है,
तो उसको उसमें से चूज़ करना है, और वो किस हद तक वो चूज़ कर सकता है वो उसकी पावर पे डिपेंड करता है। जो बंदा ज़्यादा पावरफुल होगा वो आराम से ज़्यादा उसके पास चॉइसेस होंगी, वो ज़्यादा चीज़ों में चूज़ कर सकता है। तो वो बोलता है फ्रीडम एज पावर का कॉन्सेप्ट, कि मेरे पास पावर है कि मैं हाइट पे जा सकता हूँ, तो मेरे को माउंट एवरेस्ट चढ़ना है, मेरे पास चॉइसेस है तो आप उसको रोक नहीं सकते। ठीक है, तो इन तीनों का मैंने मीनिंग बता दिया, और एक कहानी से हमने ये समझ लिया कि उसने कौन सी 3 फ्रीडम की बात की थी। पहला एफ हाइक क्या बोलता है, मेरे को माउंट एवरेस्ट पे जाने के लिए पॉलिटिकल फ्रीडम दो, सरकार मुझे ना रोके। दूसरा मेरा इनर फ्रीडम, कि मैं खुद की इच्छा से जाना चाहता हूँ, मेरी विल है। तीसरा फ्रीडम एज पावर, कि मेरे को इतनी पावर दो, मेरे को इतनी चॉइसेस और ऑल्टरनेटिव्स होने चाहिए मेरे पास, कि मेरे को कौन से मतलब कौन से हिल पे चढ़ना है, कौन से पे नहीं। तो ये एक कहानी थी, इसका कोई वैसे सेंस नहीं था, बट हाँ इससे हमने इसके 3 फ्रीडम एफ ने दिए। अब आप ये हमेशा याद रहेगी। फिर ये डिफेंड करता है क्लासिकल लिबरलिज्म को। क्लासिकल लिबरलिज्म क्या होता है, जिसमें मैंने आपको बताया कि क्लासिकल और न्यू लिबरलिज्म जो है वो बैक टू पवेलियन वाला कॉन्सेप्ट है, कि जो क्लासिकल थिंकर्स लेकर आए थे अपना कॉन्सेप्ट, जॉन लॉक वगैरह, एडम स्मिथ, तो यही चीज़ क्या किया था, न्यू लिबरल थिंकर्स जो थे, ये जो 3 थिंकर्स हैं न्यू लिबरल के, और भी थिंकर्स हैं बट ये 3 मेन है, तो इन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया था उससे रिलेटेड, कि इंडिविजुअल की फ्रीडम पे वो फोकस करते हैं और स्टेट का इंटरफेरेंस वो सबसे कम मानते हैं, कि स्टेट को जो है कम से कम इंटरफेयर करना चाहिए। तो अगर पूछा जाए कि किसने, वैसे तो इन तीनों ने डिफेंड किया है क्लासिकल लिबरलिज्म को, लेकिन जो मेन डिफेंडर ऑफ क्लासिकल लिबरलिज्म है वो एफ हाइक को माना जाता है, क्योंकि सबसे पहले आए थे। एफ हाइक आता है, फिर फ्राइडमैन आता है, फिर नॉजिक आता है। देन इसके अलावा इन्होंने क्या एक बुक लिखी थी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी। अब इसको भी हम अपनी कहानी से याद कर सकते हैं कि ये बुक जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी किसने लिखी है, एफ हाइक ने। कैसे, जब वो रोड पे, मतलब जब वो रास्ते से होते हुए जा रहा था, रोड टू सर्वडम जैसी बुक थी, तो वो हाइट पे जब गया तो उसने बोला कि क्यों ना मैंने इतनी सारी लिबर्टी बता दी, लिबर्टी या एक फ्रीडम बता दी। वैसे फ्रीडम और लिबर्टी अलग अलग चीज़ें होती है, बट जस्ट बिकॉज अभी हमें समझना है और हमें याद करना है, तो उस पर्पज से मैं बता देती हूँ कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी बुक है, अब मैंने आपको बताया ना कि उसने 3 फ्रीडम बताई थी, राइट। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी भी इससे रिलेटेड लिखी, कि उसने पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ही लिख डाला कि मुझे ये फ्रीडम चाहिए, कि मेरे को ये 3 फ्रीडम चाहिए हाइट पे जाने के लिए, तो मैं पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ही लिख डालता हूँ। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी लिख दिया उसने ऐसे। देन इसके अलावा हमारे क्या एफ आई का जो मेन चीज़ क्या है, इक्वालिटी एज हिंड्रेंस टू लिबर्टी। वो ये बोलते हैं कि जो इक्वालिटी है वो लिबर्टी के रास्ते में एक रुकावट है। ठीक है, हम अपनी लिबर्टी को एक्सरसाइज नहीं कर सकते जब तक हम सबको इक्वली ट्रीट कर रहे हैं। ठीक है, तो एक तरीके से देखा जाए तो वो इक्वालिटी के अगेंस्ट में बोल रहे हैं। कैसे, वो बोलता है कि जैसे मेरे पास फ्रीडम है कि मैं माउंट एवरेस्ट पे जा सकता हूँ, अब जो गवर्नमेंट है वो सबको इक्वालिटी दे रही है। ठीक है, कि कोई भी कि सबको जाना चाहिए। आप कोई फिजिकली डिसेबल्ड है, ओल्ड एज पर्सन है, ठीक है, वो नहीं जा सकता ऊपर, और वो कहता है कि मेरी लिबर्टी तो इससे हार्म हो रही है ना, आपने सबको इक्वालिटी दे दिया, बाकी बंदे नहीं जा सकते, लेकिन मैं एफर्ट्स करके, मैं अपने हार्ड वर्क से तो ऊपर जा सकता हूँ, तो मेरी लिबर्टी क्यों, मतलब इक्वालिटी क्यों रुकावट बन रही है मेरी लिबर्टी में। ये जस्ट एन एग्जाम्पल था और कुछ नहीं। ओके, ये वो हो गया। तो ये याद रखना है कॉन्सेप्ट की इक्वालिटी एज हिंड्रेंस टू लिबर्टी का जो कॉन्सेप्ट है, जो थॉट प्रोसेस है, वो एफ हाइक का है। ऑल्दो ऐसा क्वेश्चन तो नहीं आएगा, बट इससे मिलता जुलता क्वेश्चन आपको बना के दे देगा और 4 ऑप्शन दे देगा, तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ कौन सा थिंकर ऐसा है जो इक्वालिटी के अगेंस्ट में जाके बोलते हैं कि ये लिबर्टी के उसमें है। ठीक है, या फिर आपको स्टेटमेंट वाइज जो क्वेश्चन आते हैं, एग्जर्शन रीजनिंग के आते हैं, तो अगर आपको ये चीज़ पता होगी, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। ये हो गई हमारी पहली बुक। अब तीसरी बुक याद कर लेते हैं। इसकी पहली बुक थी, ये दूसरी बुक थी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी, और जो तीसरी है मैंने लिखी हुई है, 3 रेड से लिखी हुई है। तीसरी क्या है इसकी, इंडिविजुअल एंड इकोनॉमिक ऑर्डर। तो ये बुक भी हम याद कर सकते हैं कैसे, जब किसी बंदे को ऊपर जाना है, माउंट एवरेस्ट पर जाना है, तो उसको बहुत सारा पैसा चाहिए, उसको रोड मतलब शूज़ खरीदने पड़ेंगे ट्रैकिंग वाले, ठीक है, गर्म कपड़े खरीदने पड़ेंगे, बैग खरीदना पड़ेगा ऊपर जाने के लिए, राइट, और बहुत सारी चीज़ें उसको लेके साथ में जानी पड़ती है, स्टिक लेके जानी पड़ती है वगैरह वगैरह। तो उसको वो इकोनॉमिकली स्ट्रांग होना चाहिए, और वो सारी जो चीज़ें वो क्या करेगा, ऑनलाइन ऑर्डर कर रहा है। तो इकोनॉमिक ऑर्डर कि उसको सारी चीज़ें हाइट पे जाने के लिए चाहिए थी, उसने ऑर्डर करी, और ऑर्डर करने के लिए उसको इकोनॉमिकली स्ट्रांग होने की ज़रूरत है। तो इकोनॉमिक ऑर्डर वाली जो बुक हो गई वो किसकी हो गई, इसकी एफ हाइक की। और थिंकर्स है, इन तीनों थिंकर्स में एक चीज़ कॉमन है, वो क्या है, ये प्रोसीजरल जस्टिस को सपोर्ट करते हैं। प्रोसीजरल
जस्टिस को ये तीनों थिंकर सपोर्ट करते हैं। तो इसमें कॉमन चीज़ आप याद कर लो ये चीज़ पक्का से, ताकि मेरे को दोबारा ना बताना पड़े। तो प्रोसीजरल जस्टिस क्या होता है, जिसमें जो प्रोसीजर है वो जस्ट होना चाहिए, वो सही होना चाहिए। कि जैसे अगर आप किसी कैंडिडेट को टिकट दे रहे हो तो पहले उसका रजिस्ट्रेशन कराओ, देन उससे उसके सारे डॉक्यूमेंट्स मंगवाओ, ठीक है, देन उसको रजिस्टर करने के बाद देन वो साइन करेगा, देन लास्ट में जाके उसको टिकट मिल जाएगी, ठीक है, जब सारा वेरिफिकेशन हो जाएगा। तो ये क्या था, मैंने क्या बताया, ये एग्जाम्पल के थ्रू, ये क्या है, एक प्रोसीजर है, और ये प्रोसीजर आपको हर कैंडिडेट के साथ फॉलो करना है। तो वो क्या हो गया, हमारा जो प्रोसीजर है किसी चीज़ तक पहुंचने का, जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी कोई लॉ बनाना होता है तो कोई प्रोसीजर होता है ना कि आपको पहले अमेंडमेंट लाना पड़ेगा, पार्लियामेंट में अमेंडमेंट लाएगी, फिर लोकसभा में जाएगा, फिर राज्यसभा में जाएगा, फिर 1/3 मेजॉरिटी से या जिस तरीके का भी वो बिल है, हाफ ऑफ द मेजॉरिटी से उस पर वोटिंग होगी। तो ये प्रोसीजर है एक, तो प्रोसीजर सही होना चाहिए। अगर प्रोसीजर सही होगा जो ऑटोमेटिकली जो उसका आउटकम है वो भी सही होगा। अकॉर्डिंग टू हूँ, अकॉर्डिंग टू दीज थिंकर्स, अकॉर्डिंग टू न्यू लिबरल थिंकर्स, कि प्रोसीजर जस्ट होगा तो आउटकम भी जस्ट होगी। ऑन द अदर हैंड, तो अगर वो प्रोसीजरल जस्टिस में विश्वास करते हैं तो किसके अगेंस्ट होंगे वो, तो प्रोसीजरल जस्टिस का उल्टा क्या होता है, सब्सटैंटिव जस्टिस। तो प्रोसीजरल जस्टिस में अगर ये मानते हैं, अगर क्वेश्चन में आ जाता है कि क्या ये थिंकर सब्सटैंटिव जस्टिस के अगेंस्ट है, तो यस। क्यों, सब्सटैंटिव जस्टिस ये कहता है जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोसीजर है ना, डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोसीजर जस्ट ना हो के डिस्ट्रीब्यूशन खुद में जस्ट होना चाहिए। जो चीज़ आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो लोगों को, एक रिच पर्सन है, एक मिडिल क्लास पर्सन है, एक पुअर पर्सन है, तो डिस्ट्रीब्यूशन में आप ऐसे नहीं है कि सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो, उसके नीड और अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट जब आप करते हो तो जो प्रोसीजर है वो सेकेंडरी चीज़ हो जाती है। वो प्रोसीजर को निकालते नहीं है कि प्रोसीजर जस्ट ना हो तो चलेगा, नहीं। सब्सटैंटिव जस्टिस वाले ये बोलते हैं कि हाँ, प्रोसीजर तो जस्ट होना चाहिए और वो सेकेंडरी प्रायोरिटी होना चाहिए, हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए डिस्ट्रीब्यूशन जस्ट हो, ठीक है। सो ये हो गया। देन अब मैंने आपको ये बता देते, ये रह गया था पॉइंट, ये हो गया प्रोसीजरल जस्टिस, FA हाइक का ही है क्योंकि ये तीनों का है वैसे तो इसलिए मैंने इसे एक साथ करा दिया। फिर इसके बाद आता है मिल्टन फ्रीडमैन पे। तो मिल्टन फ्रीडमैन की जो बुक है वो है कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम। तो इसमें जो कैपिटलिज्म और फ्रीडम में जो इसकी वो बात करते हैं, वो ये बोलते हैं कि जो कॉम्पिटिटिव मार्केट सोसाइटी है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है फ्रीडम के लिए। अब हम इसको कैसे याद कर सकते हैं कि कॉम्पिटिटिव मार्केट सोसाइटी का जो पॉइंट है वो मिल्टन फ्रीडमैन ने दिया है। कैसे, अब जैसे मैंने इसको कैसे याद कराया था, फ्राइड मोमोज से याद कराया था, राइट। तो अब कोई फ्राइड मोमोज का किसी ने ठेला लगाया हुआ है, ये मोमोज बेचता है ये बंदा, यहाँ पे इसने ठेला लगाया हुआ है। दूसरा उसी के पास, ठीक है, कुछ दूरी पे एक और बंदा आ जाता है, वो भी फ्राइड मोमोज का ठेला लगा लेता है, राइट। तो यहाँ पे क्या हो गया, इन दोनों में क्या हो गया, कंपटीशन हो गया, कंपटीशन आ गया ना, कि एक ही एरिया में दो लोग एक ही चीज़ बेच रहे हैं और वो डिपेंड करता है किसकी क्वालिटी अच्छी है, किसका टेस्ट अच्छा है, लोग उसके पास ज़्यादा जाएंगे। तो ये क्या हो गया, कॉम्पिटिटिव मार्केट सोसाइटी। तो ऐसा मिल्टन फ्रीडमैन कॉम्पिटिटिव मार्केट सोसाइटी को जो है फेवर करते हैं कि कॉम्पिटिटिव मार्केट सोसाइटी बहुत ज़रूरी है, किस चीज़ के लिए, फ्रीडम के लिए। फ्रीडम लाने के लिए कॉम्पिटिटिव मार्केट सोसाइटी होना चाहिए, लोग आपस में कम्पीट करेंगे, अपने फेवर के लिए काम करेंगे, ठीक है, तभी वहाँ पे एक जो ट्रू फ्रीडम है वो स्टैब्लिश हो सकता है। उसके अलावा वो बोलते हैं कि फ्रीडम क्या है, फ्रीडम इज़ द एब्सेंस ऑफ कोहेरिशन फ्रॉम द फेलो मैन, कि मतलब कोई दूसरा जो बंदा है वो मेरी फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट ना करे, वो मेरे लिए फ्रीडम है, अकॉर्डिंग टू हूँ, अकॉर्डिंग टू मिल्टन फ्रीडमैन। अब ये स्टेटमेंट भी हम याद कर सकते हैं क्योंकि कोर्ट भी आने लग गए हैं आजकल कि ये कोर्ट किसका था, या तो इससे हमें सिर्फ सीधा सीधा ये याद रह जाएगा, फेलो मैन, ठीक है। एब्सेंस ऑफ कोहेरिशन तो हर फ्रीडम के उसमें डेफिनेशन में आता है। तो ये फेलो मैन वाला कॉन्सेप्ट क्या, क्योंकि ये इसका क्या है, फेलो है ना, यहाँ पे जो इस बंदे ने ठेला लगाया और जो इस बंदे ने ठेला लगाया, ये आपस में क्या है, फेलोज़ है, ठीक है। तो वो कहता है कि ठीक है, तो अपना लगा, मैं अपना लगाता हूँ, हमारे में कंपटीशन रहेगा, फेयर कंपटीशन रहेगा, लेकिन जो मेरा फेलो मेट है, जो मेरा फेलो ठेले वाला है, जो फेलो मोमोज बेच रहा है, वो मेरे उसमें आड़े नहीं आएगा, वो मेरे को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता कि जैसे मैं पहले से यहाँ पे था, ये बंदा ए बंदा यहाँ पे पहले से था, बी बंदा भी आ गया, तो ये ए बंदा इसको नहीं बोल सकता कि तू यहाँ पे नहीं लगा सकता। क्यों, क्योंकि रोड तो सरकार का है, राइट। तो इसको बोल रहा है कि मेरे को जो मेरा फेलो मेट है, हम कॉम्पिटिटिव मार्केट सोसाइटी होगी, ठीक है, वो फ्रीडम होनी चाहिए उसमें सबके, कि हम आपस में कॉम्पीट कर सके, तभी तो हम अपना ट्रू फ्रीडम एक्सरसाइज कर पाएंगे। अब अकेले अकेले लिबर्टी का क्या फ़ायदा, राइट। तो ये बोलता है कि एब्सेंस ऑफ कोहेरिशन हो, ठीक है, मेरे पे किसी तरीके का रिस्ट्रिक्शन ना लगाया जाए फ्रॉम माई फेलो मैन।
अरे कहना क्या चाहते हो? ये हो गया मिल्टन फ्राइडमैन का दूसरा कॉन्सेप्ट। अब बात करते हैं कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम, इसकी बुक है। ये कैसे याद हो सकती है? क्योंकि कॉम्पिटिटिव मार्केट सोसाइटी से हमें सबसे पहले क्या याद आता है? कैपिटलिज्म याद आता है ना। कैपिटलिज्म क्या कहता है मार्क्सिज्म में, जो कार्ल मार्क्स भी कैपिटलिज्म के खिलाफ बोलते हैं। तो कैपिटलिज्म क्या होता है? जिसमें सब अपने अपने मतलब के लिए काम कर रहे हैं। तो मतलब मेन उनका पॉइंट ऑफ व्यू होता है प्रॉफिट, ना कि वेलफेयर। कैपिटलिज्म में क्या होता है? मेन प्रॉफिट हमें कैसे कमाना है, मार्केट को कैसे इस्टेब्लिश करना है, वो होता है हमारा कॉम्पिटिटिव मार्केट सोसाइटी। तो कॉम्पिटिटिव मार्केट सोसाइटी से सबसे पहले हमें चीज़ क्या याद आती है? कैपिटलिज्म याद आता है। और दूसरी चीज़ हमें क्या याद आती है कि ये जो मिल्टन फ्राइडमैन है, फ्राइड मोमोज वाला, ये क्या बोल रहा था कि मुझे तो मेरे को एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन होना चाहिए, मेरे पास फ्रीडम होनी चाहिए। तो उससे क्या याद हो गया हमारे पास कि उसको फ्रीडम चाहिए। फ्राइड मोमोज वाले को क्या चाहिए? फ्रीडम चाहिए कि उसका फेलो मैन उसको रिस्ट्रिक्ट ना करे। तो ये कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम इसकी बुक हो गई, मिल्टन फ्राइडमैन की बुक। बस इसमें यही था, ये 2-3 चीज़ें थी। तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। अब हम बात करते हैं रॉबर्ट नॉजिक की। तो रॉबर्ट नॉजिक का जो है सबसे ज़्यादा फेमस है अपने इंटाइटलमेंट थ्योरी के लिए। इंटाइटलमेंट थ्योरी क्या कहती है? 3 बंदे आए, मान लो 3 बंदे बोट के थ्रू आए, वो एक आइलैंड पे पहुँचे। तो उन्होंने जो क्या करा, डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया हर चीज़ का कि ये वाला जो हिस्सा होगा ये मेरा होगा, ये तुम्हारा है, ये इसका है। ये 3 चीज़ों में आपस में बांट दिया। किसी ने फ्रूट्स ले लिए, किसी ने जो घर था वो ले लिया, किसी ने झील के पानी पे कब्जा कर लिया, ऐसे एक आइलैंड पे जाके। तो वो क्या है, और सबने अपनी सहमति से किया, तीनों ने आपस में बातचीत करके फिर जो उसको, जिस पर्सन को जो नीड थी, उसने अपने हिसाब से वो चीज़ें ले ली। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा इनिशियल एक्विजिशन। इनिशियल एक्विजिशन क्या होता है कि जो हमने इनिशियली चीज़ों को एक्वायर किया है वो हमने जस्ट तरीके से किया हो, जो हमने नेचुरल वर्ल्ड से, क्योंकि किसी चीज़ पे हमारा जो हक है वो पहले से तो नहीं होता, हमें उस पर हक अपना लेना पड़ता है। और हमने वो हक जो है वो प्रोसीजर अपनाया, तीनों ने आपस में बात करी, अपना अपना जो कंट्रीब्यूशन था वो दिया, और उस बेसिस पे जिसके पास ज़्यादा कॉइन्स थे उसको वो चीज़ मिल गई। तो ये जो बोलता है कि जो इनिशियल एक्विजिशन है, जो इनिशियली हमने एक्विजिशन मतलब क्या, एक्वायर करना, लेना, तो जो इनिशियल एक्विजिशन है वो जस्ट होना चाहिए। दूसरा वॉलंटरी ट्रांसफ़र, कि हम जो हमारी चीज़ है वो अपनी मर्ज़ी से किसी और को दे सकते हैं, कि उस पर स्टेट कोई कुछ नहीं बोल सकता। जैसे मेरी प्रॉपर्टी है या मेरे पास कोई फ़ोन है जैसे, तो मेरे को ये मेरा फ़ोन है, मैं चाहूँ तो किसी और को दे सकती हूँ। अगर ये किसी और को था तो इसमें मेरा कोई हक नहीं है। तो बोलता है वॉलंटरी ट्रांसफ़र भी जो है वो हो सकता है और उसमें स्टेट जो है इंटरफेयर नहीं करेगा। देन उसके बाद हम बात करते हैं इसकी रेक्टिफिकेशन की। तो वो रेक्टिफिकेशन पे यहाँ पे रोल आता है स्टेट का। तो रॉबर्ट नॉजिक ये बोलते हैं कि स्टेट का रोल आता है थर्ड, इसमें इंटाइटलमेंट थ्योरी में जो थर्ड पॉइंट है रेक्टिफिकेशन, उसमें स्टेट का रोल आता है। क्या स्टेट का ये सिर्फ इतना सा काम है, लिमिटेड फंक्शंस की बात करता है वो, या मिनिमल स्टेट की बात करता है कि स्टेट का बस इतना काम है कि जो 2 फंक्शंस हैं, इनिशियल एक्विजिशन और वॉलंटरी ट्रांसफ़र, ये जस्ट तरीके से हो रहे हैं कि नहीं, ये सही तरीके से हो रहे हैं कि नहीं, उसको वेरीफाई करना। रेक्टिफिकेशन का मतलब होता है वेरीफाई। तो उसको वेरीफाई करने का काम है इसका स्टेट का काम है अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट नॉजिक, कि जो इनिशियली हमने चीज़ें एक्वायर की, क्या वो जस्ट तरीके से की या फ्रॉड से की, या किसी ने हमने लड़ाई करके, करप्शन से फ्रॉड करके लिया। तो अगर फ्रॉड करके लिया तो उसको कैंसिल कर देगा, वो स्टेट अपने अंडर ले लेगा, फिर स्टेट डिस्ट्रीब्यूट करेगा अपने अकॉर्डिंगली। और वॉलंटरी ट्रांसफ़र भी अगर जस्ट होना चाहिए, कि अगर वो उसकी खुद की चीज़ है, अगर उसने ट्रांसफ़र करी है तभी वो जस्ट है। तो स्टेट जो है इन दोनों जो फंक्शंस है, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन को देखने का काम किसका है? स्टेट का है। जो अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट नॉजिक कि स्टेट जो है इसलिए हम पे टैक्स नहीं लगा सकता। जो अगर हमने अपने कुछ मेहनत से एक्वायर किया है, मेरे पास पावर थी, मैंने बहुत हार्ड वर्क किया और मैंने उस हार्ड वर्क से वेल्थ कमाई, पैसा कमाया, ठीक है, पावर कमाई, तो अब कोई ऐसे थोड़ी है कि जो स्टेट आएगा कि हमें तो वेलफेयर स्टेट चाहिए तो सबको हम आपका जो वेल्थ है इक्वली बांट देते हैं। जो ज़्यादा कमा रहा है उस पर ज़्यादा टैक्स लगा दो, और जो कम कमा रहा है, जिसके पास बेचारे के पास पैसे नहीं है, उससे टैक्स मत लो। तो ये इस चीज़ के अगेंस्ट है रॉबर्ट नॉजिक। तो अगर कभी पूछा जाता है ना कि टैक्सेशन सिस्टम की बात, ये बहुत बारी पूछा भी हुआ है कि टैक्सेशन सिस्टम के अगेंस्ट कौन बोलता है, तो ये क्योंकि एक यूनिक पॉइंट है इनका, तो टैक्सेशन सिस्टम के अगेंस्ट वो रॉबर्ट नॉजिक बोलते हैं अपनी इंटाइटलमेंट थ्योरी में, कि जो स्टेट है उसको टैक्स नहीं लगाना चाहिए। हमने अगर अपनी मेहनत से कुछ एक्वायर किया है तो वो हमारा ही होगा, हमारे ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन ना लगाई जाए कि उस पर हम टैक्स दें या वे अपनी वेल्थ को वेलफेयर के लिए इस्तेमाल करें। तो इसको जो बाकी थिंकर्स आगे आते हैं
जो दूसरी आइडियोलॉजी के थिंकर्स आते हैं बहुत सारे, वो इसको इस पॉइंट पे क्रिटिसाइज़ भी करते हैं कि तुम कैसे बोल सकते हो कि वेलफेयर के लिए काम ना हो, हमने अपनी मेहनत से कमाया है तो हमारे पास ही रहना चाहिए। तुम अरे कहना क्या चाहते हो? आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि क्या ये रॉबर्ट नॉजिक का जो पॉइंट था टैक्सेशन वाला, अगर हिपोथेटिकली ईवल माइंडसेट से देखें, थोड़ा मतलब सेल्फिश होकर देखें तो बहुत सही है। अगर वेलफेयर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अगर स्टेट टैक्स नहीं लेगी तो वो कैसे वेलफेयर करेगी। तो वो बोलते हैं कि मेरी चीज़ लेके तुम बाकियों में बांट रहे हो, डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो, वेलफेयर लेकर आ रहे हो, जिन्होंने कोई मेहनत भी नहीं करी, तो वो गलत है। ठीक है, तो आप इसको फेवर करते हो या अगेंस्ट में, आप प्लीज़ बताना। ठीक है, देन इसकी जो ये फेमस बुक है एनार्की, स्टेट एंड इथोपिया। ऐसे क्या होता है, इथोपिया एक इमेजिनरी वर्ल्ड होता है कि आपने कुछ सोच लिया कि ऐसा ही होना चाहिए। अब ये देखा जाए तो रियलिटी में प्रैक्टिकल होकर सोचे तो ये पॉइंट पॉसिबल नहीं है, राइट। तो ये एक तरीके का क्या हो गया, यूटोपिया हो गया। तो वैसे ही इससे बुक याद रह जाएगी, एनार्की, स्टेट एंड इथोपिया। किसकी बुक है, रॉबर्ट नॉजिक की। कि जो एनार्की हमने सोच रखा है ना कि कोई गवर्नमेंट नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो एक यूटोपिया है हमारे लिए। और उसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट, हाँ, मिनिमल स्टेट का भी पॉइंट बहुत बारी पूछा हुआ है कि मिनिमल स्टेट को कौन सपोर्ट करता है। मिनिमल स्टेट के मेन थिंकर रॉबर्ट नॉजिक, क्योंकि मिनिमल स्टेट जो है वो नियो लिबरलिज्म का मेन की वर्ड है, मिनिमल स्टेट। पर वो जाना किसके लिए जाता है, ये वर्ड जाना जाता है रॉबर्ट नॉजिक के लिए, जो कि वो बोलते हैं कि जो स्टेट का जो काम है वो लिमिटेड फंक्शंस परफॉर्म करने का है। ठीक है, स्टेट का बस इतना सा काम है कि वो हमें सिक्योरिटी दे, जैसा हम कर रहे हैं वो बस हमें उसके लिए प्रोटेक्शन दे, और कोई काम नहीं है स्टेट का। देन वो बात करते हैं इसके अलावा लिबर्टेरियन थ्योरी, ये पूरी लिबर्टेरियन थ्योरी के अंदर है। तो अगर पूछा जाए फादर ऑफ लिबर्टेरियनिज्म, तो हु विल बी द फादर ऑफ लिबर्टेरियनिज्म, इट विल बी रॉबर्ट नॉजिक। तो इन्होंने लिबर्टेरियनिज्म को डिफेंड किया था, मिनिमल स्टेट की बात की थी। लास्ट पॉइंट हम आते हैं सिटीजनशिप पे। सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि हमने अपनी मर्जी से एक कॉन्ट्रैक्ट किया सारे, क्योंकि अब लिबर्टेरियन थ्योरी है ना, लिबर्टेरियन थ्योरी में तो सारे इंडिविजुअल्स की ही बात करते हैं। सारा जो नियो लिबरलिज्म, हम किसकी बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल लिबर्टी की बात कर रहे हैं। तो ये सारे इंडिविजुअल थे, ठीक है, ये एक पर्सन हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ऐसे बहुत सारे थे। तो इन्होंने आपस में फ्री चॉइस से, अपनी मर्जी से, मतलब फ्री चॉइस यानी कि क्या, अपनी मर्जी से एक कॉन्ट्रैक्ट किया कि हम चलो सारे मिलके एक साथ आ जाते हैं एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। और जब ये सारे मिलके एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आए तो उनको क्या मिली, उनको मिली सिटीजनशिप। अकॉर्डिंग टू हुम, अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट नॉजिक। वो बोलते हैं कि सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट कैसे इमर्ज हुआ, वो ऐसे इमर्ज हुआ कि इंडिविजुअल से कॉन्ट्रैक्ट किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर फ्री चॉइस, एंड देन एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट सिटीजनशिप, कॉन्सेप्ट ऑफ सिटीजनशिप इमर्जेस। देन उसके अलावा वो एक और चीज़ ये भी बोलते हैं, जो मार्केट सोसाइटी है वो एक बहुत सुटेबल मॉडल है सिविक लाइफ का। अगर आपको सिविक लाइफ लेकर आनी है ना, मतलब सिविक लाइफ चाहिए, वेलफेयर लाना भी है अपनी सोसाइटी में, ठीक है, तो वो स्टेट ना ला के आप खुद ला सकते हो। कैसे ला सकते हो, मार्केट सोसाइटी के थ्रू ला सकते हो। अपना मतलब जितना ज़्यादा आप ग्रो करोगे, जितना ज़्यादा अपना पोटेंशियल को इंक्रीज़ करोगे, तो कहीं ना कहीं जो आपका प्रॉफिट है वो सोसाइटी के लिए भी काम आएगा। तो ये हो गया रॉबर्ट नॉजिक की थ्योरी। सेटलमेंट थ्योरी जो है वो आप कैसे याद कर सकते हो कि जो नॉजिक था वो बीमार बंदा था। तो बीमार बंदे को क्या होता है, सबसे पहले उसको ये चिंता होती है कि मैं बीमार हो गया, मैं कब मर जाऊँ, तो क्यों ना मैं अपना जो इंटाइटलमेंट है, जो भी मेरे पास चीज़ें हैं जिसकी तरफ मैं इंटाइटल्ड हूँ, क्यों ना मैं उसको वॉलंटरी ट्रांसफ़र कर दूँ। जो मैंने चीज़ें एक्वायर की हैं, इनिशियल एक्वायर जो मैंने किया है, उसको मैं अपनी विल में लिख के ट्रांसफ़र कर देता हूँ। तो वैसे आपको याद रह जाएगा कि हाँ, रॉबर्ट नॉजिक बीमार बंदा था और उसने अपनी विल को मतलब ट्रांसफ़र करना था, वॉलंटरी ट्रांसफ़र करना था, या इंटाइटलमेंट जो भी थे उसको दूसरों को देने थे। तो वो इसकी बात करते हैं, ठीक है। और जो ये नॉजिक का भी जो ये था कि वो जो नॉजिक है वो बहुत बीमार हो गए थे, तो वो बोलते हैं कि क्यों ना मैं ऐसा कुछ करूं कि जो सोसाइटी है, जो जितने भी सिटीज़न है सोसाइटी के, वो एक सिविल लाइफ जीना शुरू कर दे, क्योंकि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी बेकार काम की है, क्यों ना मैं जाते जाते एक सिविल लाइफ बना के जाऊँ। तो ऐसा कुछ कहानी से आप इसको भी याद कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।